अध्याय 906 स्वर्गीय पिता नरक का दौरा करते हैं। 2 अल्केंटारा में आपका स्वागत है। यह नरक का महान आर्थिक केंद्र है जो नरक की मध्य परतों में स्थित है। यहाँ की हवा पहले से कहीं अधिक घनी है। जितना मुझे याद है उससे भी कहीं अधिक घनी, एरियल ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 गगनचुंबी इमारतों से भरे महानगर का ये दृश्य क्या है? क्या मैं भविष्य में हूँ? स्वर्गीय पिता ने अपनी आंखें 2 बार झपकाईं, यहां तक कि अपनी आंखें भी थोड़ी पोंछीं, ये सोचकर कि वह सपना देख रहा है या कुछ और, लेकिन नहीं। ये वास्तविकता थी। ये जगह ऐसी लग रही थी जैसे ये पूरी तरह से भविष्य की कल्पना से निकली हो। खैर, पहले शहर के विपरीत, यहाँ हम व्यवसाय के विकास और संपूर्ण नरक की अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कुल लाभ में हर साल 10 ट्रिलियन से अधिक नुल बनता है, लेकिन ये राशि मेरे निर्णयों के आधार पर घट या बढ़ सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नुल, स्वर्गीय पिता ने पूछा। नरक की मुद्रा, विक्टर ने उत्तर दिया। नरक में मुद्रा है? एरियल ने आश्चर्य से कहा। बेशक, हमारे पास है। एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे पास अपनी मुद्रा क्यों नहीं हो सकती? विक्टर ने उलझन में सोचा, क्या मैंने अलौकिक प्राणियों की सभा में इसका जिक्र नहीं किया था? उसे याद आया कि उसने अलौकिक प्राणियों की सभा में इसका जिक्र किया था, लेकिन जाहिर है कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। विक्टर ने बताया, वैसे समतुल्य रूपांतरण दर 1 नुल से 7 मानव डॉलर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्यवान कैसे है? यह कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा होने के लिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं को आपकी मुद्रा खरीदनी चाहिए, स्वर्गीय पिता ने कहा। किसने कहा कि वे नहीं है? विक्टर मुस्कुराया। स्वर्गीय पिता चुप हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये पहले कभी कैसे नहीं खोजा गया? राक्षस अनुबंध बनाने में चुड़ैलों से कहीं बेहतर हैं, लेकिन विशेष रूप से हमने अतीत में इसका उपयोग केवल अनुचित अनुबंध बनाने के लिए किया था, जिसके कारण अन्य प्राणियों को अनुबंध में कमियां ढूंढने के लिए प्रेरित किया गया। यदि दोनों पक्षों के बीच उचित अनुबंध होगा तो वे शिकायत नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है। स्वर्गीय पिता केवल विक्टर के शब्दों की पुष्टि कर सकते थे। उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि उन्होंने विक्टर को पूरी तरह से कम करके आंका था। नरक बहुत पहले ही एक ऐसी जगह बन चुका था जिसे वे पराजित नहीं कर सकते थे। विक्टर, हमने शादी के बारे में बात नहीं की है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर इस विषय से बच रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी पत्नियां मेरी जैसी होती, तो आप थोड़ा समझ पाते। जब उसने अपनी पत्नियों के उन प्यारे हाव भावों के बारे में सोचा जो उन्होंने तब बनाए थे, जब उन्हें पता चला कि उसने अमातरासु से शादी कर ली है, तो वह थोड़ा मुस्कुराया। और तुम सही हो, मैं अभी इस विषय से बच रहा हूं। आखिरकार, मुझे अपना प्रभाव और शक्ति मजबूत करनी है। भविष्य में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। विक्टर अभी किसी और वैवाहिक संबंध में शामिल नहीं होना चाहता था। अमातेरासु का प्रस्ताव उसके लिए इतना अच्छा था कि वह उसे मना नहीं कर सकता था। उसे एक सुंदर देवी और सृष्टि की अवधारणा प्राप्त होगी, जिससे उसे दिव्यता का एक नया अंश प्राप्त होगा। वह ऐसे उपहार को कैसे मना कर सकता था? यही बात वेलेनोरा पर भी लागू होती है, जो अपने क्षेत्र की पूर्व अधिपति थी। उसका प्रस्ताव इतना लुभावना था कि उसे ठुकराना मुश्किल था। लेकिन अभी के लिए वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। अपने सेक्टर के विकास के साथ, उसे अपने गुट को पूरी तरह से स्थिर करने और विभिन्न ढीले सिरों को बांधने की जरूरत थी ताकि शत्रुतापूर्ण इरादे वाले लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने में सफल न हो। यह देखकर कि स्वर्गीय पिता आश्वस्त नहीं थे, विक्टर ने एक प्रस्ताव रखा। 50 साल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम 50 वर्षों में, मैं अपने गुट को वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली तथा अधिक स्थिर बनाऊंगा, तथा एक ऐसी सरकार बनाऊंगा जो हर चीज पर नजर रख सकेगी। विक्टर नर्क में जो कुछ भी किया था, उसे अपने दूसरे डोमेन में भी पूरी तरह लागू करना चाहता था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया थी। नर्क को भी आज की स्थिति तक पहुंचने में बहुत समय लगा, लेकिन सौभाग्य से उसके साथ सक्षम पत्नियां थीं, और अब वह इसे आसानी से कर सकता था क्योंकि उसके पास पहले से ही अनुभव था। उस समय में, मैं अपनी मां से संबंधित मुद्दे पर भी बात कर सकता हूं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भावनाओं को पढ़ सकता था और भावनाओं को समझ सकता था। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि उसकी मां उसे कैसे देख रही थी।
उसे उसके साथ बैठकर दो कार्यात्मक वयस्कों की तरह बात करने की जरूरत थी। रुको, इसे मिटाओ। उन्हें बैठकर दो कार्यात्मक अलौकिक वयस्कों की तरह बात करने की जरूरत है। हाल ही में फुलगर परिवार में शामिल हुए लोगों, ग्रीक देवियों और नकारात्मकता के एक निश्चित विश्व वृक्ष का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो अभी भी उससे छिपा हुआ था। यह न भूले कि उसे नॉर्स पैंथियन में जाकर उस एंड ड्रैगन की जांच करनी थी। और आइए उन अन्य दिलचस्प लोगों को न भूले जो नाइटिंगेल पर नजर रख रहे थे। वे दो शक्तिशाली महिलाएं शायद सोचती होंगी कि वे विक्टर की इंद्रियों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वे नहीं थीं। उफ! विक्टर अंदर ही अंदर कराह उठा। उसे अब एहसास हुआ था कि अपने दुश्मनों के साथ व्यस्त रहने के कारण उसने कितनी निजी समस्याओं को अनदेखा कर दिया था। विक्टर ने सभी से कहा, मुझे पहले अपना घर साफ करना है। उसके बाद हम आपके प्रस्ताव पर बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा गठबंधन प्रभावी नहीं है। स्वर्गीय पिता ने इन शब्दों को समझा, लेकिन स्वर्गीय पिता को आश्वस्त करने के बजाय इस कथन ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया। यदि केवल 50 वर्षों में वह अपने गुट को और भी मजबूत बना सकता है, तो 100 वर्षों में क्या होगा? 1000 वर्षों में, 10,000 वर्षों में, वह ऐसे समूह की क्षमता के स्तर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक मजबूत गठबंधन आवश्यक है। उसने एरियल की ओर देखा और सोचा कि उसे भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। अपने पिता का रूप देखकर सेराफिम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल, उसे यह आशंका थी कि भविष्य में उसे कुछ भयानक अनुभव होगा, लेकिन उसके पिता उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना? है ना? वह अपने विचारों पर आश्वस्त क्यों नहीं थी? एरियल ने मन ही मन आह भरी। मैटिस, जो इस अंतरक्रिया को देख रही थी, ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, उसकी ड्रेकोनिक पुतलियां और भी तेज हो गईं। ड्रैगन होने के नाते, वह स्वाभाविक रूप से सामान्य से ज्यादा अधिकार जताने वाली थी, खासकर जब बात उसके पिता की आती थी, जिन्हें वह सबसे अच्छा मानती थी। इस बातचीत को देखकर वह काफी चिढ़ गई। मैटिस की भावनाओं को महसूस करते हुए, विक्टर को लगा कि भविष्य में जब उसकी बेटियां पैदा होंगी, तो उसे भी ऐसा ही अनुभव होगा। उसे कैसे पता था कि उसकी सिर्फ बेटियां ही होंगी? खैर, एक अनुमान और वायलट द्वारा बताए गए दर्शन ने उस विचार को और पुख्ता कर दिया। वह महिला जो सफेद ड्रैगन के ऊपर दिखाई दी थी, स्पष्ट रूप से उसकी बेटियों में से एक थी। उसकी बैंगनी आंखें और सफेद बाल उसके माता पिता के बारे में पूरी तरह से बता रहे थे। चूंकि भावी वायलट ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए संभवतः वह इग्नेस के साथ मेरी बेटी है, विक्टर ने सोचा। मैटिस ने टिप्पणी की, भविष्यवादी स्वरूप के अलावा यहां देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बार, कोलिजियम फॉर वॉरफेयर और सक्कुबस डिस्ट्रिक्ट जैसे आकर्षणों के बावजूद, ये स्पष्ट था कि इस स्थान में आकर्षण की कमी थी। यहां तक कि शहर भी अलेक्जेंड्रिया जितना बड़ा नहीं था। खैर, इस शहर को नरक का आर्थिक केंद्र बनने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप देख सकते हैं कि यह वह जगह है जहां सीईओ का व्यवसाय संचालित होता है। तो यह वह जगह है जहां उच्च समाज रहता है? नीरो ने पूछा। इस बीच ऑफिस बस उस जगह को उदासीनता से देखती रही। उसके लिए पहला शहर इस शहर से कहीं ज्यादा आकर्षक था, हालांकि यहाँ की इमारतें काफी बड़ी थीं। ये सब मेरे पिता का है। डैडी अद्भुत है, दूसरे पिताओं से बेहतर, उसने मन ही मन सिर हिलाया। व्लाद, जो उस समय नाइटिंगेल में था, को अचानक बुरा महसूस हुआ, जैसे वह कुछ खो रहा हो। ये कैसा एहसास है? उसने असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ ली। नीरो के सवाल के जवाब में विक्टर ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये वही जगह है जहां व्यवसाय स्थापित है। उच्च समाज हमारे अगले शहर में है। क्या हम अगले शहर चलें? हाँ, हम। ठीक है। उनके आसपास के प्राणियों ने उनकी पुष्टि की। विक्टर ने पोर्टल खोला। लेकिन मुझे कहना होगा, विक्टर, क्या यहाँ सुरक्षा थोड़ी कम नहीं है? हम पहले से ही दूसरे शहर में हैं, और फिर भी कोई भी दानव हमारे पास नहीं आया है। स्वर्गीय पिता के शब्दों के सामने विक्टर ने बस एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। क्या तुम्हें यकीन है? स्वर्गीय पिता ने विक्टर की चिढ़ पैदा करने वाली मुस्कान पर अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वे यहाँ कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आगे की जांच करने का निर्णय लेते हुए, उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का एक विस्फोट जारी किया। इस आवेग के साथ, उनके चारों ओर की अदृश्य छाया कुछ क्षण के लिए गायब हो गई,
और हजारों छाया दानव प्रकट हो गए जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। हे भगवान! स्वर्गीय पिता ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने इतने सारे प्राणियों को अपने आसपास मौजूद क्यों नहीं देखा? एरियल तुरंत अपने पिता के सामने खड़ी हो गई, लेकिन यह स्पष्ट था कि इतने सारे राक्षसों के सामने वह जीतने के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं थी। विक्टर और स्वर्गीय पिता ने एरियल की प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे झुनझुनी सी सनसनी महसूस हुई जैसे कोई मुझे देख रहा हो, तो यह ऐसा था, ओफिस ने कहा। उसे इस झुनझुनी सनसनी के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, वह आखिरकार अपने पिता के साथ थी, और जब तक वह अपने पिता के साथ थी, तब तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसे इस बात का 100% यकीन था। छाया दानव एक ऐसी जाति है जिसे मैं विशेष रूप से अपने पास रखता हूँ, इस हद तक कि इस जाति से पैदा होने वाले किसी भी नए सदस्य को मैं अपने अधीन रखूंगा। उद्धरण चिन्ह ... यह आपकी बहुत दयालुता है। स्वर्गीय पिता की आंखें गंभीर हो गईं। वह अच्छी तरह से जानते थे कि किसी को छाया दानव क्या बनाता है। निराशा, जीवन में अनुभव की जाने वाली शुद्धतम निराशा ही उन्हें निराशा के रसातल की ओर ले जाती है। ये पीड़ित आमतौर पर अपने जन्म की परिस्थितियों के कारण मारे जाते हैं, जैसे कि अत्यधिक गरीबी या युद्धग्रस्त देश। आमतौर पर इन मामलों में उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। चाहे जो भी हो, जब तक प्राणी में अत्यधिक निराशा रहेगी, वे नर्क के इस भाग में ही पहुंचेंगे। विक्टर ने कहा, मैं केवल वहां संसाधन लगा रहा हूं जहां उनकी जरूरत है। इसे किसी महत्वपूर्ण चीज के रूप में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं। स्वर्गीय पिता अपने पोते को देखकर दादा की तरह गर्व भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराते रहे। विक्टर ने स्वर्गीय पिता के दादाजी जैसे भाव को देखकर आंखें घुमाई। वह गलतफहमी दूर करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह बस पोर्टल की ओर बढ़ गया। ... देवियों और सज्जनों, नरक की शाही राजधानी अबाडोन में आपका स्वागत है। समूह के चारों ओर एक अविश्वसनीय सन्नाटा छा गया। विक्टर की अवलोकन तकनीक के माध्यम से अलौकिक प्राणियों की बैठक में इस दृश्य को देखने के बावजूद, यह दृश्य अपनी आंखों से देखने से पूरी तरह से अलग था। विक्टर ने अविश्वसनीय चुप्पी पर संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। यह पूरा काम उसकी दानव महिलाओं की बदौलत था, जो हर काम शानदार तरीके से करना पसंद करती थी, खासकर हेलेना, जो अपनी शक्ति के कारण इस पूरे शहर को सामान्य से कहीं ज्यादा तेज गति से बनाने में सक्षम थी। अलौकिक प्राणियों की बैठक को कुछ समय बीत चुका था, और जैसे जैसे नर्क में समय थोड़ा तेजी से बीतता गया, कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। उदाहरण के लिए, शहर में 7 मीनारें अब पहले से ज्यादा मजबूत और थोड़ी बड़ी हो गई थी। अपने विशाल आकार के कारण दानव राजा का महल भी दूर से देखा जा सकता था। ये महल स्पष्ट रूप से ड्रैगन के निवास के लिए बनाया गया था। इसका एक उदाहरण यह है कि इसका आकार एक पूरे पहाड़ के बराबर था। हालांकि विक्टर का ड्रैगन रूप उस महल में भी फिट नहीं होगा, भले ही वह अपने शरीर को छोटा करने में सक्षम हो। एक नजर में, विक्टर बता सकता था कि केवल उसकी पत्नियों के ड्रैगन रूप ही उस महल में फिट हो सकते हैं। स्वर्गीय पिता नर्क में एक क्रियाशील समाज की उपस्थिति से चौंक गए, लेकिन यह वह नहीं था जिसने उन्हें वास्तव में चौंकाया। यह वह गति थी जिस पर राक्षसों ने यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले के विपरीत, उन्होंने अपने आसपास की जांच करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें भेजना जारी रखा। जिस क्षण वे प्रकट हुए, उस समय से लेकर विक्टर के स्वागत के शब्द बोलने तक पूरा क्षेत्र विभिन्न छाया राक्षसों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। वह शहर की इमारतों में अन्य राक्षसों को भी तटस्थ लेकिन सतर्क भाव से उनकी ओर देखते हुए देख सकता था, जो किसी भी चीज के लिए तैयार थे। सब कुछ बहुत कुशल था। जिस तरह से राक्षसों ने उनकी अचानक यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह उनके स्वर्गदूतों की प्रतिक्रिया से कहीं बेहतर थी। और इससे विक्टर की पहले से ही त्रुटिहीन नेतृत्व क्षमता के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उद्धरण चिन्ह ... विक्टर, हाँ। स्वर्गीय पिता ने विक्टर की ओर बहुत गंभीर दृष्टि से देखा। क्या तुम भी स्वर्ग पर राज करना चाहते हो? इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर विक्टर के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। एरियल में अपने पिता की बातों पर प्रतिक्रिया करने की हिम्मत या इच्छा नहीं थी। ये स्वीकार करना शर्मनाक था, लेकिन उसके विचार भी अपने पिता जैसे ही थे। नरक स्वर्ग से बेहतर क्यों लगता है? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? क्या मूल्यों को उलट दिया जा रहा है? एरियल ने सोचा, अब वह अपनी भावनाओं को लेकर बेहद उलझन में थी।
अध्याय 907, एक नफरत जो आसानी से मिटाई नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास बंद करो और चलो अपना दौरा जारी रखें। विक्टर ने अपने स्वर्गीय पिता के शब्दों पर अपनी आंखें घुमाई। आसमान पर राज करो। क्या वह मजाक कर रहा है? मैं ऐसा नहीं चाहता। ये बहुत परेशानी भरा है। विक्टर को समस्या खुद स्वर्गदूतों से ही हुई। वे प्राणी केवल अपने निर्माता का सम्मान करते थे, इसलिए राक्षसों की तरह बल के माध्यम से स्वर्ग पर शासन करना असंभव था। विक्टर को पलटते देख स्वर्गीय पिता ने सोचा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। विक्टर ने नरक में जो परिवर्तन किए, वे बहुत महत्वपूर्ण थे, इतने महत्वपूर्ण कि वह अब इस जगह को नरक के रूप में पहचान भी नहीं सकता था। जिस नरक पर उसके बेटे लूसीफर और डायब्लो ने शासन किया था, वह इससे कहीं ज्यादा आदिम था। दो प्राचीन राक्षस राजाओं और वर्तमान राजा के बीच कोई तुलना नहीं थी। वास्तव में उनकी तुलना विक्टर से करना अपमानजनक होगा। जबकि अन्य राक्षस राजा सामान्य जीवन जीने में संतुष्ट थे, विक्टर ने नर्क में जीवन स्तर को उन्नत मानव सभ्यता के स्तर तक बढ़ा दिया। ऐसा परिवर्तन देखकर स्वर्गीय पिता को प्रभावित हुए बिना रहना असंभव था। वह भी अपने लिए यही चाहता था। उसे यह कहते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन एक नेता के रूप में वह बहुत योग्य व्यक्ति नहीं था। वह मुख्य रूप से एक निर्माता, एक इंजीनियर था और उसने नेतृत्व का अधिकांश काम अपने जनरलों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन यह अधिकार भी सीमित था। जनरल स्वर्ग में जो चाहे वह नहीं कर सकते थे, और हमेशा ऐसी चीजें होती थी जिनके लिए उन्हें अपने स्वर्गीय पिता से पूछना पड़ता था। लेकिन अगर उनके पास जरूरी अधिकार भी होते, तो भी वे विक्टर की तरह क्रांति नहीं कर पाते। विक्टर ने नर्क में क्रांति इसलिए की क्योंकि वह योद्धा होने के साथ साथ इंसान होने की मानसिकता से भी प्रभावित था। हालांकि बाद में वह एक दीर्घजीवी जाति में बदल गया, लेकिन उसकी प्रारंभिक जाति अभी भी एक इंसान थी और उसमें अभी भी इंसान की मानसिकता मौजूद थी। इस वजह से उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी पसंद के हिसाब से हर चीज में क्रांति ला दी। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैंने ये सब अकेले किया है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है। ज्यादातर काम मेरी शैतान पत्नियों ने किया है। उनके बिना ये जगह अभी भी पहले जैसी ही नरक होगी। विक्टर बोला। और जब उन्होंने कहा कि हेलेना की शक्तियां, लिली का अनुभव, अलाइन की रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता तथा वेपर और वाइन का समर्पण न होता, तो वे झूठ नहीं बोल रहे थे कि वर्तमान नरक का निर्माण संभव नहीं होता। लेकिन इन महिलाओं को वह सब करने का अवसर नहीं मिलता जो वे करना चाहती थी, यदि आपने उनके लिए रास्ता नहीं बनाया होता, है न? आखिरकार नरक इतना दयालु नहीं है। विक्टर अपने स्वर्गीय पिता के शब्दों पर चुप था। उसके पास उन शब्दों का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार वह सही था। अगर विक्टर मौजूद नहीं होता, तो इन महिलाओं को कई राक्षसों का सामना करना पड़ता जो बदलावों के खिलाफ थे, लेकिन एक तानाशाह के रूप में उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण उनकी प्रगति बहुत सहज थी। ये कहा जा सकता है कि विक्टर का अस्तित्व ही इन दुस्साहसी राक्षसों के लिए कुछ न करने के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता था। हालांकि शुरुआत में अभी भी कुछ मूर्ख थे जो अभी भी उसके खिलाफ थे। खैर, अब वे सिर्फ कुत्ते का भोजन है, उन्हें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह क्या है? क्या ये लिलिथ की मूर्ति है? एरियल ने एक वर्ग के केंद्र की ओर देखते हुए कहा, जहां उसे लिलिथ की एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। स्वर्गीय पिता और एरियल ने उत्तर के लिए विक्टर की ओर देखा, और विक्टर ने केवल इतना कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, वह एक आदर्श के रूप में काफी लोकप्रिय है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मूर्ति। स्वर्गीय पिता और एरियल ने उन कुछ सेकंडों में अपने जीवन की सबसे बेतुकी बात सुनी थी। हाँ, आजकल नरक में उसका मुख्य काम सभी राक्षसों के लिए एक आदर्श बनना है। उसकी लोकप्रियता शायद मुझसे ज्यादा होगी। विक्टर बोला। दोनों दिव्य प्राणी चुप थे। भविष्य का नरक जो किसी विज्ञान कथा पुस्तक से निकला हुआ लग रहा था। वे इसके साथ काम कर सकते थे, लेकिन वह लिलिथ एक मूर्ति की तरह काम कर रही थी। क्या बकवास है? क्या आकाश जम गया था और उन्हें पता नहीं चला? लो, अब उसका शो शुरू होगा, विक्टर ने चौक के पास की इमारतों पर लगी स्क्रीन को देखते हुए कहा। समूह ने इमारत की ओर देखा और छवि बदलने लगी। जल्द ही लिलिथ दिखाई दी, जो एक बहुत ही पॉप गाने पर सक्कुबी के एक समूह के साथ नृत्य कर रही थी। आखिर 7 स्वर्गों में मैं क्या देख रही हूँ? एरियल ने अविश्वास में टिप्पणी की।
स्वर्गीय पिता ने अपनी बेटी को इस प्रतिक्रिया के लिए दोषी नहीं ठहराया क्योंकि वह भी यही महसूस कर रहा था। वह वर्तमान मुस्कुराती लिलित में स्वर्ग से नफरत करने वाली राक्षसी महिला का कोई निशान नहीं देख पा रहा था। कुछ मायनों में वही ईडन में लिलित की तरह दिखती है, एक स्वतंत्र, सहज और मजेदार महिला, बहुत कुछ ईव की तरह। स्वर्गीय पिता ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस आपने लिलित को बदलने का ये कारनामा कैसे किया? एरियल ने विक्टर से पूछा। खैर, कर्ज लोगों को बदल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस नौकरी का भी आनंद लेगी। वह हल्के से हंसा। पहले तो विक्टर ने उसे यह सुझाव दिया कि वह कर्ज चुकाने के लिए धन कमाएगी तथा अपनी लोकप्रियता का उपयोग अपनी सरकार की भलाई के लिए करेगी, लेकिन उसने भी इस घटनाक्रम की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ये ठीक है ना? जब तक वह मजे कर रही है। एरियल ने विक्टर को मुस्कुराते हुए देखा और फिर लिलित को देखा, जो दुनिया की परवाह किए बिना मौज मस्ती कर रहा था। स्वर्ग को नष्ट करने की लिलित की महत्वाकांक्षा के कारण राक्षसों के पूर्वज अक्सर स्वर्गदूतों, विशेष रूप से उच्चतम क्रम के सेराफिम और 7 गुणों के साथ संघर्ष में आ जाते थे। एरियल खुद भी कई बार लिलित से भिड़ चुकी थी। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसे उसका कट्टर दुश्मन कहा जा सकता था, दुनिया की परवाह किए बिना मौज मस्ती कर रहा था, उसे बहुत प्रभावित कर रहा था। उदारता की सेराफिम को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसे उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। ईर्ष्या, सबसे शुद्ध और अपरिवर्तित ईर्ष्या। यह उचित नहीं है। जब वह यहाँ अथक परिश्रम कर रही थी, तो वह महिला बेफिक्र होकर जीवन जी रही थी। यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। स्वर्गीय पिता को उस समय पसीना आ गया जब उन्होंने अपने जनरल के पंखों को अंधेरे और सफेद के बीच टिमटिमाते देखा। एरियल, वह कठोरता से बोला। उसकी आवाज सुनकर एरियल सख्त हो गई और अपने पिता की ओर देखने लगी। खुद पर नियंत्रण रखो। हाँ, स्वर्गीय पिता ने विक्टर को जटिल आंखों से देखा। वह जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि लिलित को देखने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, एक ऐसी भावना जिसे वह बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। आखिरकार, यहाँ मौजूद सभी लोगों में से लिलित इन दोनों को सबसे ज्यादा जानी पहचानी थी। लेकिन वह उसे यह बताने से खुद को नहीं रोक पाया कि अब वह जो वह नहीं चाहता था कि वह करे, जटिल भावनाओं के धुंधलेपन में छिपा रह गया। उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या कहेगा। कितना अजीब है। जो व्यक्ति हमेशा जानता था कि क्या कहना है, उसके लिए संदेह की यह भावना नहीं थी। 2 दिव्य प्राणियों की प्रतिक्रिया देखकर विक्टर ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। यही एक कारण था कि वह स्वर्गदूतों से भी निपटना नहीं चाहता था। ये प्राणी अपनी भावनाओं को दबाने के इतने आदी थे कि उन्हें जो भी नकारात्मक भावना महसूस होती थी, उसे वे पूरी ताकत से महसूस करते थे। अपनी भावनाओं को दबाना कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे आप देवदूत हो या नहीं। विक्टर ने सोचा। पिताजी, विक्टर ने ऑफिस की ओर देखा। वह क्या है? उसने एक आलीशान 10 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया। ओह, यह उन जगहों में से एक है जहां हम अपने हथियार बेचते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इतना आलीशान क्यों है? जैसा कि मैंने पहले कहा, संघर्ष उन मनोरंजनों में से एक है जिसका राक्षसों को सबसे अधिक आनंद मिलता है, इसलिए हथियारों का बाजार काफी सक्रिय है। हर दिन राक्षस एक अलग हथियार का नया प्रोटोटाइप लॉन्च करते हैं। इसकी निगरानी की जाती है ना? स्वर्गीय पिता ने पूछा। बेशक, मेरे सैनिक व्यक्तिगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों की निगरानी करते हैं। विक्टर की आंखें शुद्ध हिंसा और क्रूरता के साथ बैंगनी रंग में चमक उठी। मुझे संदेह है कि वे मेरे सामने कुछ भी अवैध करने की कोशिश करेंगे। नरक के राजा को धोखा देने वालों की सजा की छवि सभी राक्षसों के सिर में काफी स्पष्ट है। अगर वे लवक्राफ्ट की किताबों में होने लायक मूर्ति नहीं बनना चाहते, तो उन्हें बेहतर होगा कि वे आज्ञा का पालन करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये लाइट सेबर है? नीरो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचकर कि वह कुछ देख रही है, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो उसने वास्तव में एक लाइट सेबर देखा। पिताजी, यह एक लाइट सेबर है। ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि राक्षसों के पास नए हथियारों के लिए विचार खत्म हो गए और उन्होंने दूसरे फ्रेंचाइजी से हथियारों की नकल करना शुरू कर दिया। विक्टर ने टिप्पणी की।
पहली बार जब उसने ये देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसने कुछ हथियारों का परीक्षण भी किया और देखा कि वे दूसरे फ्रेंचाइजी की तरह ही काम करते हैं। राक्षसों ने ये कैसे किया, विक्टर को कुछ पता नहीं था और वह लाइन की रिपोर्ट पढ़ने में भी बहुत आलसी था, इसलिए उसने चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा वे थी। आखिरकार वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और अर्थव्यवस्था सुधर रही थी। और चूंकि वे पृथ्वी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि नरक के राक्षसों के लिए कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शॉटगन और डूम स्लेयर की तलवार भी। क्या ये राक्षस मासोकिस्ट है? नीरो ने अविश्वास में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैसोकिस्ट। ओफिस ने इस नए शब्द को सुनकर भ्रम में अपना सिर घुमाया। मेटिस ने नीरो की तरफ आंखें सिकोड़कर देखा, जिसके पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सवालों का जवाब कैसे दे। नीरो के विपरीत विक्टर ने शब्दों को छिपाया नहीं। स्वपीड़कपन तब होता है जब पिताजी, आप एक छोटी लड़की से ऐसा नहीं कह सकते। मेटिस ने तुरंत विक्टर को रोका। जल्दबाजी में उससे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने उसे किस तरह पुकारा था। मेटिस, मेरी प्यारी, तुम्हें और दूसरी लड़कियों को भी यही समस्या है। तुम्हें ये तथ्य नहीं छिपाना चाहिए कि यह मौजूद है। इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। इसलिए धैर्यपूर्वक समझाना ज्यादा उचित है। इस तरह हम सिखा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मैं आपसे सहमत हूं पिताजी, लेकिन इसके लिए एक समय और स्थान होता है। वह अभी भी एक बच्ची है। ऑफिस को कम मत आंको। बच्ची होने के बावजूद वह कई बच्चों से ज्यादा समझदार है। भले ही वह अधिक बुद्धिमान हो, फिर भी वह बच्ची ही है। जब दोनों ड्रैगन एक दूसरे पर तर्क वितर्क कर रहे थे, ऑफिस उन दोनों को गहरी निगाहों से देख रही थी। मेटिस और विक्टर की प्रतिक्रिया देखकर उसकी उत्सुकता कई गुना बढ़ गई। दूसरी ओर नीरो एक पसीने से तरसुआ की तरह दिख रही थी, जो वध के लिए तैयार होने का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि यह कर्वबॉल अभी तक उसके रास्ते में नहीं आया है, लेकिन यह निश्चित रूप से आएगा। आखिरकार ये समस्या उसी ने शुरू की थी। सौभाग्य से आज किस्मत नीरो के पक्ष में थी, क्योंकि जब ऑफिस कुछ पूछने के लिए उसकी ओर मुड़ा तो कई राक्षसों की चीखें सुनाई दी। ओह लिलिथ, लिलिथ। इस चीख ने समूह का ध्यान खींचा, जिन्होंने आवाज की दिशा में देखा। अपनी अलौकिक इंद्रियों से वे दूरी देख सकते थे, इसलिए भले ही वह बहुत दूर था, फिर भी उन्होंने राक्षसों के एक झुंड को लाइव शो के लिए समर्पित एक चौक में एक मंच की ओर देखते हुए देखा। ओह, क्या आज लिलिथ शो था? विक्टर ने असमंजस में कहा और अपनी जेब से एक काला ओब निकाला और कुछ जांचने लगा। आज कोई शो नहीं था, और हेलेना ने सब कुछ जल्दी से व्यवस्थित कर दिया। विक्टर को हेलेना से ऐसा करने का कारण पूछने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी राक्षसी महिलाएं विक्टर के स्वर्गिक प्राणियों के साथ बातचीत को तब से देख रही थी जब से वह नरक में आया था। आखिरकार इस जगह पर हर जगह आंखें और कान थे। और चूंकि उनके पास ट्रेस रूज हैं, इसलिए उन सभी पर नजर रखना और भी आसान था। इसलिए हेलेना का इरादा स्पष्ट था। वह एरियल को अस्थिर करना चाहती है। वह निश्चित रूप से एक राक्षस है। विक्टर मन ही मन हंसा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन और भावनाओं पर नियंत्रण के साथ विक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि आज लिलिथ शो निर्धारित था। क्या आप इसे देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। स्वर्गीय पिता ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आंखें शुद्ध स्वर्णिम शक्ति से चमक रही थी। उसकी इंद्रियां स्पष्ट रूप से शो पर केंद्रित थी। मैं समझ गया। चलो अपना दौरा जारी रखते हैं। मुझे अभी भी तुम्हें अपना महल और मीनारें दिखानी है। विक्टर ने यह बात उसी क्षण कही। आतिशबाजियां आसमान में उड़ने लगी और लिलिथ एक बड़े लाल जादुई घेरे में जमीन से ऊपर उठी और आकाश में तैरने लगी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, और अपनी लंबी लाल पोशाक तथा अपने रूप को निखारने के लिए थोड़े से मेकअप के साथ वह बहुत ही आकर्षक और साथ ही कुलीन राक्षसी महिला लग रही थी। लिलिथ के प्रकट होने से राक्षस पागल हो गए और वे और अधिक चिल्लाने लगे। उसके मुंह के पास एक छोटा लाल माइक्रोफोन प्रकट हुआ और लिलिथ की आवाज पूरे जिले में सुनाई देने लगी। चूंकि यह संगीत समारोह केंद्रित जिला था, यहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए वह अन्य राक्षसों की नींद में खलल नहीं डालेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नया गीत विशेष रूप से आपके लिए बनाया जाएगा।
राक्षसों का चिल्लाना बंद हो गया और लिलिथ के हाथ में एक लाल गिटार दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और नीचे किया, गिटार की आवाज भीड़ में गूंज उठी। लिलिथ के पीछे अन्य जादुई घेरे दिखाई देते हैं तथा अन्य सक्कुबस भी दिखाई देते हैं। तब तक सन्नाटा छा गया जब तक उसकी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। मुझे अपने सिर में फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो मुझे मेरी इच्छा का अनुसरण करने के लिए कह रही है। मारने की इच्छा, अपंग करने की इच्छा, बदला लेने की इच्छा, सिल्वर सिटी के सभी कबूतरों का नरसंहार करने की इच्छा। गिटार की धुन के साथ ही रॉक और हैवी मेटल का मिश्रित शो शुरू हो गया। ओह, मैं अपने मन में फिर से आवाजें सुन रहा हूँ, आवाजें जो कहती हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर चढ़ो और सुनहरे चेहरे को टुकड़े टुकड़े कर दो। ओह ओह, राक्षस पागल हो गए, और स्वर्गीय पिता ने भावशून्य चेहरे से विक्टर की ओर देखा। गीत के बोल स्पष्ट रूप से स्वर्गदूतों के प्रति उसकी घृणा को व्यक्त करने का एक तरीका थे। क्या वह बदल गई होगी, लेकिन उसके लिए नफरत अभी भी मौजूद है, ठीक है। वह बस इसे अलग तरीके से व्यक्त करती है। विक्टर ने समझाया और फिर कहा, कम से कम वह युद्ध में तो नहीं जा रही है ना? स्वर्गीय पिता को नहीं पता था कि विक्टर की बातों का खंडन कैसे किया जाए। एक तरफ वह सही था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। लिलिथ को उसके शो में गाते हुए मस्ती से मुस्कुराते हुए देखना और उसके गाने के बोल सुनना। एरियल को क्रोध और ईर्ष्या का मिश्रण महसूस हुआ। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा काले और सुनहरे रंग के बीच झिलमिलाने लगा। अरे, स्वर्गीय पिता ने सोचा, एरियल अपने आप को नियंत्रित करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं करूंगी, उसने उत्तर दिया जैसे ही उसने अंधेरे पक्ष और प्रकाश पक्ष के बीच पलके झपकाना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लिलिथ पर केंद्रित थीं। एंजल्स को जलते हुए देखो। लिलिथ ने फर्श पर गिटार को नष्ट कर दिया और धमाके की आवाज पूरे मंच पर गूंज उठी। तभी स्टेज पर आग लग गई और भारी धातु के वाद्य यंत्र बजने लगे। लिलिथ की लाल पोशाक में भी आग लग गई, जिसकी जगह एक काले रंग की डोमिट्रिक्स पोशाक ने ले ली, जिसे एक लंबी काली केप ड्रेस की तरह स्टाइल किया गया था। राक्षसों का उत्साह चरम पर था और उनकी चीख दूर तक सुनी जा सकती थी। एरियल अब और खुद को रोक नहीं सकी और उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए हमेशा के लिए काला हो गया। यह $@ उदारता के दूत के मुंह से ऐसी अश्लीलता निकलने लगी जो किसी नाविक को शर्म से लाल कर दे। वह दूसरों के बारे में बुरा भला कहने में भी उदार थी। विक्टर, चलो अब यहां से चले जाएं। स्वर्गीय पिता अपनी बेटी को लेकर इस स्थान से चले गए। ठीक है। ये कहने के बावजूद विक्टर अपने स्वर्गीय पिता की तरह नहीं भागा और बस शांति से उड़ता रहा। डॉट डॉट डॉट। हा 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 हा, ये सही है, छोटे कबूतर, गिरो गिरो, एक गिरी हुई परी बनो। हेलेना पागलों की तरह हंसी क्योंकि उसने कई बटन क्लिक किए और लिलिथ का शो पूरे शहर में प्रसारित होना शुरू हो गया। आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? अलाइन ने कहा। ये ठीक है ना? वह कुछ ज्यादा नहीं कर रही है। उसने सिर्फ दिखावा किया है। वाइन बोली। उसकी राय में उसका रवैया अपेक्षाकृत हानिरहित था। आखिरकार वह किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह सिर्फ परी को भड़का रही थी और उसे पतित परी बनाने की कोशिश कर रही थी। ये राक्षसों का सामान्य रवैया था। हाँ, एक शो। अलाइन ने अपने सामने लगी स्क्रीन की ओर देखा। अगर एक बात थी जो सभी सक्कुबस में समान थी, तो वह थी स्वर्गदूतों के प्रति उनकी स्वाभाविक नफरत, एक ऐसी नफरत जो उन्हें लिलिथ से विरासत में मिली थी। इसलिए अलाइन हेलेना की प्रतिक्रिया को समझ सकती थी। अच्छा हुआ कि मैं एक बर्फ दानव हूं, अलाइन ने सोचा। खैर, चलो जल्दी से सब काम निपटाकर घर लौटते हैं। समारोह के समय हमें वहां उपस्थित रहना है। ठीक है, वाइन ने सिर हिलाया। अध्याय 908, एक नारकीय पकवान। अबादोन की सड़कों पर चलते हुए विक्टर स्वर्गीय पिता और एरियल के साथ साथ अपनी बेटियों को शहर के ऐतिहासिक स्थल दिखा रहा था। चूंकि अबाडोन वह शहर था जहां दानव राजा रहता था, ये दानव क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था, यहां तक कि आकार में अलेक्जेंड्रिया से भी बड़ा। इसलिए दानव राजा के सम्मान में यहां कोई व्यवसाय न होने के बावजूद अधिकांश सफल दानव और वे जो नारकीय मियास्मा का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, अबाडोन शहर में रहते थे।
यहाँ रहने के लिए सबसे शानदार जगहें द सेवन टावर्स की सबसे ऊपरी मंजिलें और द डायमंड किंग के महल के सबसे नजदीक की जमीनें थीं। बेशक ये जगहें केवल वर्तमान नर्क के उच्च समाज का प्रतिनिधित्व करती थीं। अबादोन में लगभग हर जगह रहना महंगा था क्योंकि ये द डायमंड किंग के निवास के करीब था। वर्तमान नर्क में दानव राजा का बहुत सम्मान और आदर किया जाता था। आखिरकार उसके बिना नर्क इतनी ऊंचाइयों तक विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए इन राक्षसों के लिए दानव राजा के करीब रहना एक बड़ा सम्मान और गर्व का स्रोत था। सुपरनेचुरल दुनिया में विक्टर की हाल की गतिविधियों के कारण उसके महल के पास संपत्ति की कीमतें इतनी अधिक हो गई थी कि अब कुछ ही दानव वहां रह सकते थे। दानव राजा के रूप में विक्टर ने व्लाद की तरह ही बहुत सारे रहस्य का इस्तेमाल किया। वह बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था और केवल आधिकारिक बैठकों या किसी दानव के प्रयासों की सराहना करने के लिए ही दिखाई देता था। इन दुर्लभ दिखावों का उद्देश्य जानबूझकर दानव राजा को अप्राप्य और अगम्य बनाना था, लेकिन साथ ही इतना करीब भी कि वह अजीब न लगे। विडंबना यह है कि बाहरी दुनिया में अपने कार्यों और नर्क में अपनी अनुपस्थिति के कारण विक्टर लिलिथ से भी अधिक लोकप्रिय हो गया था। जबकि राक्षसों के पूर्वज को अब एक मूर्ति के रूप में सम्मानित किया गया था, उन्हें राक्षसों के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्रिय, हम क्या बात है, रॉक्सैन, विक्टर ने जवाब दिया और साथ ही रून्स को मजबूत करते हुए डेमन्स को समूह पर ध्यान देने से रोका, क्योंकि सभी का रुककर उन्हें घूरना कष्टप्रद होगा। क्या पिछली घटना के बाद ऐसा करना ठीक है? क्या इससे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या लिलिथ की प्रस्तुति से चीजें अजीब नहीं हो जाएंगी? उन्हें इस गठबंधन की हमसे ज्यादा जरूरत है, रॉक्सैन। खासकर अब जब उन्होंने मेरे नर्क की ताकत देख ली है, विक्टर ने जवाब दिया। ये सच है, लेकिन क्या लिलिथ की प्रस्तुति चीजों को अजीब नहीं बना देगी? रॉक्सैन ने पूछा। विशेष रूप से नहीं। आखिरकार स्वर्गीय पिता और स्वर्गदूतों के प्रति लिलिथ की घृणा सर्वविदित है। स्वर्गीय पिता के लिए यह अधिक अवास्तविक होगा यदि लिलिथ स्वर्गदूतों या इस तरह की किसी चीज की प्रशंसा कर रही हो। मैं समझती हूँ वह उस घृणा को सामान्य मानता है, तो यह कोई समस्या नहीं है, रॉक्सैन ने कहा। हाँ, लेकिन ये भी तथ्य है कि हम इतने मजबूत हैं कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वह गठबंधन बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि मुझे नर्क की वर्तमान स्थिति के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार झूठ के पैर छोटे होते हैं, खासकर सहयोगियों के साथ। अगर वे हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नर्क और खासकर लिलिथ उन्हें कैसे देखता है। विक्टर को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि राक्षसों के प्रति यह घृणा बाहरी दुनिया में भी फैल जाएगी। आखिरकार अगर जरूरत पड़ी तो उसके पास उस घृणा से निपटने के तरीके भी थे। इसके अलावा ज्यादातर दानव विक्टर की सजा से डरते थे, और वह जीवित लोगों की दुनिया में परेशानी पैदा न करने के बारे में स्पष्ट था। इस नियम को तोड़ने वालों को लवक्राफ्ट की किताबों के योग्य कलाकृति के साथ एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया था। लोगों में भय, आतंक और प्रशंसा का भाव पैदा करना। दानव एक जटिल प्रजाति थे, लेकिन साथ ही काफी सरल भी। वे ताकतवर का सम्मान करते थे, और विक्टर सबसे ताकतवर होने के कारण सभी के द्वारा अत्यधिक सम्मान किया जाता था। हालांकि बिना डर के सम्मान करना दानवों के लिए कमजोरी माना जाता था, इसलिए ऐसे प्रदर्शन आवश्यक थे। अचानक उनके चारों ओर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ग्रूरुमम। समूह ने ऑफिस की ओर देखा। छोटी लड़की थोड़ा शर्मा रही थी। मुझे भूख लगी है, विक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए ऑफिस को गोद में उठाकर कहा, चलो कुछ खाते हैं। इस विचार पर किसी ने आपत्ति नहीं की, हालांकि स्वर्गीय प्राणी नर्क के भोजन को चखने के बारे में थोड़ा आशंकित थे। आखिरकार ज्यादातर भोजन राक्षसी जानवरों के मांस से बनाया गया था, और चूंकि ये जानवर नर्क में रहते थे, इसलिए उनमें मियाज़मा की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे ऐसा भोजन स्वर्गदूतों के लिए बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता था। अबादोन के 7 टावरों में से एक ग्लूटोनी टावर पर प्रकट होकर विक्टर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही विक्टर की आभा महसूस हुई, सभी दानव तुरंत मुड़े और विक्टर की ओर देखने लगे। उन्हें सबसे पहले झटका लगा, फिर वे जल्दी में थे और जल्द ही वे विक्टर के सामने झुक गए। अत्याचार के राक्षस राजा, हम आपके वफादार सेवक लुलुपता के टावर में आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं?
आगंतुकों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार परिचारकों ने एक ही समय में बात की। मम्मी, मेरी बेटियां और मेरे आगंतुक भूखे हैं। हमारे लिए दूसरी से आखिरी मंजिल तैयार कर दीजिए। हाँ, आपकी इच्छा ही हमारी आज्ञा है। पहले की तरह वे एक स्वर में बोले और फिर विक्टर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सम्मानजनक स्थान से उठ खड़े हुए। यद्यपि वे ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि विक्टर की बेटियां भी हैं, ये जानकारी स्पष्ट रूप से सभी तक फैल जाएगी, फिर भी सेवकों ने तीनों महिलाओं को देखा और सोचा कि वे किस राक्षसी महिला की बेटियां हैं। ऐसे विचार सामान्य थे, क्योंकि यह ज्ञात था कि विक्टर का वर्तमान सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। कुछ ही सेकंड में ग्लूटोनी के पूरे टॉवर को विक्टर की उपस्थिति का पता चल गया और उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दानवों को जुटाया गया। चलो चलें, विक्टर समूह का नेतृत्व करते हुए आगे चला गया। एरियल और ऑफिस ने विक्टर को कुछ सेकंड तक देखा, जब उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ समय पहले से बिल्कुल अलग था। वे न केवल उसके वातावरण के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि उसके रूप रंग के बारे में भी बात कर रहे थे। उसके बाल, हालांकि अभी भी छोटे थे, लेकिन स्पष्ट रूप से मियास्मा से बने थे। उसकी त्वचा अधिक भूरी और पपड़ीदार थी, और उसकी ड्रैगन आंखें अधिक प्रमुख थीं। स्पष्टतः उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सामने आने दिया तथा अपने मानव रूप में नहीं रहे। स्वर्गीय पिता एक नेता के रूप में विक्टर की मुद्रा को स्पष्ट रूप से समझते थे। ऐसे चेहरे थे जिन्हें केवल उसके अधीनस्थों और परिवार को ही जानना चाहिए था, और एक नेता के रूप में यह जानना आवश्यक था कि इन चेहरों का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही वे नरक के सबसे शानदार रेस्तरां में से एक की ओर जाने वाले द्वार में दाखिल हुए, एरियल और स्वर्गीय पिता एक बार फिर विलासिता से प्रभावित हुए। इस रेस्तरां में सब कुछ राक्षसी धातुओं से बना था। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि राक्षसी धातुएं अत्यंत दुर्लभ थीं, यहां तक कि नर्क में भी, और एक पूरे होटल को इस धातु से ढका हुआ देखना एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें यह पता नहीं था कि सभी 7 टावर एक ही सामग्री से बने थे। टावरों पर लगे अनगिनत रूनों के कारण उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। हेलेना की द्रव्यमान बढ़ाने और घटाने की क्षमता के साथ इन सामग्रियों की भारी मात्रा प्राप्त करना काफी आसान था। इसके अलावा विक्टर अपनी मैनिपुलेशन ऑफ क्रिएशन, एक ड्रैकोनिक क्षमता के साथ इस सामग्री को भी बना सकता था। यद्यपि स्वर्गीय पिता बहुमूल्य सामग्रियों का सृजन कर सकते थे, किंतु वे प्रायः ऐसा करने से बचते थे, क्योंकि स्वर्ग को विलासिता की आवश्यकता नहीं थी। जब वे एबेडॉन के पूरे दृश्य वाली खिड़की के पास कुर्सियों पर बैठे थे, विक्टर ने कुछ क्षणों तक शहर को सराहना भरी नजरों से देखा, फिर अपनी नजरें वापस समूह की ओर घुमा ली। इसी समय वेटर आया और विक्टर ने कहा, मुझे मिश्रित व्यंजन दे दो, मैं सभी को नर्क के मसालों से परिचित कराना चाहता हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियों के लिए आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसने घबराहट में हकलाते हुए कहा और जल्दी से रसोई की ओर चल पड़ा ताकि ऑर्डर दे सके। रास्ते में वह फिसल गया और लगभग जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा। उसकी गलती के बावजूद स्टाफ में से किसी ने भी उस पर नहीं हंसा। आखिरकार उसने यहाँ किसी से भी बेहतर तरीके से इस स्थिति को संभाला। दानव राजा के साथ आमने सामने होना एक विशेषाधिकार था जिसे बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते थे, और वे उसके अचानक आगमन से पूरी तरह अचंभित थे। विक्टर ने अपने बैग में हाथ डाला, ड्रेकोनिक रून्स से भरी 2 सीलबंद लकड़ी की बोतलें निकाली और फिर उन्हें नीरो और ऑफिस को सौंप दिया। दोनों लड़कियां तटस्थ और भावशून्य नजर से बोतलों को देख रही थीं। उन्हें इन बोतलों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। पिताजी, नीरो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विक्टर ने धीरे से बीच में टोकते हुए कहा, बस पी लो। तुम्हें आश्चर्य होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। अपने पिता की बात पर भरोसा करते हुए नीरो ने स्ट्रॉ से पानी पी लिया। जैसे ही तरल पदार्थ उसकी जीभ को छू गया, उसकी सहज प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई, और उसने जल्दी से सारा पानी पी लिया। जब उसने सब कुछ चूस लिया तो उसने गहरी सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला। ऑफिस और मैटिस की नाक में खून की गंध आए और उनके मुंह से लार टपकने लगी। ऑफिस ने बिना समय बर्बाद किए ही पीना शुरू कर दिया, और नीरो की तरह ही उसने भी तेजी से पीना शुरू कर दिया। खून बहुत स्वादिष्ट था। मैटिस ने मोहक और निराश भाव से अपनी जीभ काटी, बोतल से अपनी आंखें हटाई और विक्टर की ओर देखा।
ड्रैगन होने के बावजूद उसे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी एक ब्लड ड्रैगन थी, जो नोबल वैम्पायर के साथ एक आदर्श मिश्रण थी, इसलिए वह खून भी पी सकती थी। ड्रैगन में तब्दील होने के बाद भी खून पीने की संतुष्टि खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में, ये कहा जा सकता है कि यह और भी बढ़ गई थी। विक्टर ने सभी को तटस्थ भाव से मुस्कुराया, मेटिस की मोहक और लालची निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह स्पष्ट रूप से बोतलें मांग रही थी, लेकिन विक्टर ने उसे तब तक नहीं दिया जब तक उसने नहीं मांगा। विक्टर ने रूम से सीलबंद 2 और बोतलें निकाली और उन्हें नीरो और ओफिस को सौंप दिया। इस बार दोनों लड़कियों ने अधिक परिष्कृत तरीके से शराब पी। विक्टर ने खाली बोतलें वापस अपने बैग में रख ली। इस प्रदर्शन के सामने स्वर्गीय पिता और एरियल चुप रहे, सब कुछ देखते रहे। उनके आंतरिक विचार काफी तटस्थ थे, क्योंकि उन्हें बस यही लगता था कि विक्टर और उसकी बेटियां काफी करीब हैं। जब उन्हें भोजन की सुगंध आई तो ये विचार तुरंत गायब हो गए। कई वेटर आने लगे और उन्होंने बड़ी गोल मेज को विभिन्न प्रकार के मांस के व्यंजनों से भर दिया। ये देखकर कि सब कुछ सही था, विक्टर ने एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा काम किया। हाँ, सेवा करना खुशी की बात है। सेवा कर रहे राक्षसी महिलाएं और पुरुष एक साथ बोले और यथासंभव विनम्रता से मेज से चले गए। जब वे विक्टर से दूर हो गए, तो वे रसोई की ओर उड़ गए, और खुशी की कई कोमल चीखें सुनी जा सकती थी। रेस्तरां बंद करो। ये पूरी जगह दानव राजा और उसके मेहमानों के लिए आरक्षित है। रेस्तरां प्रबंधक बोला, उच्च समाज के दानवों में से एक और शीर्ष रैंकिंग वाले दानव स्तंभ होने के नाते, वह विक्टर के मेहमानों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हाँ, वास्तव में, दानव क्षेत्र में लगभग हर कोई इस जोड़ी को जानता था। आखिरकार, वे अलौकिक प्राणियों की बैठक का हिस्सा थे जिसका प्रसारण पूरे नर्क में किया गया था। लेकिन नरक के सबसे पुराने प्राणियों में से एक होने के नाते, वह इससे भी बेहतर जानता था कि यह जोड़ी कितनी भयानक थी, विशेषकर प्रकाश में लिपटा हुआ आदमी। हालांकि उनका मानना था कि उनके राजा से ज्यादा डरावना कुछ नहीं है। इस बीच, रेस्तरां में विक्टर ने स्वर्ग से आए जोड़े और अपनी बेटी मेटिस को देखा। मजे करो। स्वर्गीय पिता और एरियल ने अपने सामने रखे सुंदर व्यंजनों को देखा और उन्हें किसी भी प्रकार की धुंध का आभास नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन्होंने मांस से मियाज्मा कैसे हटाया? क्या यह असंभव नहीं था? यह एक कारण से सबसे शानदार रेस्तरां है। और असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरे लिए, असंभव शब्द का मतलब है कि किसी ने अभी तक उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोजा है। इसलिए पूछना बंद करो और आनंद लो। आज सब कुछ मुझ पर निर्भर है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। स्वर्गीय पिता ने मांस का एक टुकड़ा काटा जो इतना कोमल था कि उसे कांटे से आसानी से काटा जा सका, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। मांस का रस चारों ओर टपक रहा था, और गंध और भी तेज हो गई। बहुत सावधानी से उसने मांस का वह टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला। अचानक, उसके तालू पर स्वाद का एक झोंका महसूस हुआ। उन्होंने कोमल मांस की दुनिया की यात्रा की, एक ऐसा स्वाद जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और एक ऐसा अनुभव जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, उनके पूरे शरीर और मन को भर दिया कुछ स्वादिष्ट खाने का शुद्ध आनंद। बहुत स्वादिष्ट, उसने मन ही मन कहा। कुछ सेकंड के लिए, उसके शरीर के चारों ओर की प्रकाश आभा भी पूरी तरह से मिट गई, जिससे पीछे से मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई देने लगा, लेकिन उसने जल्दी ही अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। यह अविश्वसनीय है। स्वर्गीय पिता प्रभावित होकर बोले। मैंने यही कहा था, है ना? विक्टर मुस्कुराया। ये देखकर, एरियल ने भी ऐसा ही किया, और कुछ मांस काटकर खाया। अपने स्वर्गीय पिता की तरह, वह स्वाद की एक पूरी नई दुनिया में यात्रा कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह कराह रही है तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और विक्टर को ऐसे देखा जैसे कि उसके शरीर को चीरती हुई जा रही हो। जब कोई भोजन इतना स्वादिष्ट होता है, तो वे कहते हैं कि शरीर के सभी आनंद बिंदु सक्रिय हो जाते हैं। ये लोलुपता के राक्षसों की विशेष क्षमताओं में से एक है। विक्टर ने एक मासूम मुस्कान के साथ समझाया। एरियल और भी ज्यादा शर्मा गई और अविश्वास से प्लेट की तरफ देखने लगी। ये खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह खुशी से कराह उठी। ये कैसी बकवास है? जैसा कि नरक से अपेक्षित है, यहाँ की हर चीज मुझे पतन की ओर ले जा रही है।
एक पल के लिए उसने वास्तव में सोचा कि यदि वह हर दिन ऐसे खाद्य पदार्थ खा सके तो पतित देवदूत बनना बुरा नहीं होगा, लेकिन उसने तुरंत अपने मन से उस अपवित्र विचार को निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये सब कुछ उन लोलुप राक्षसों ने ही बनाया था? स्वर्गीय पिता ने अविश्वास में पूछा, क्योंकि उन्हें उन राक्षसों की याद आ गई जो सब कुछ खा जाते थे, यहाँ तक कि अन्य राक्षसों को भी। हाँ, आखिरकार वे इस प्रकार के मामले में विशेषज्ञ हैं, है ना? हाँ, वे। विक्टर ने मैटिस की ओर देखा और ऐसी मुस्कुराहट के साथ बोला, जैसे कि अब तुम्हारी बारी है। मैटिस ने विक्टर पर अपनी नजरें थोड़ी सिकोड़ ली। वह शिकायत करना चाहती थी कि उसे यह नहीं बल्कि खून चाहिए, लेकिन वह इसके बारे में कंजूस नहीं थी, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और खा लिया। जैसा कि स्वर्गीय पिता और एरियल के साथ हुआ था, वही दृश्य दोहराया गया, लेकिन उसे उतना आनंद नहीं मिला क्योंकि वह पहले ही इससे अधिक स्वादिष्ट चीज का स्वाद चख चुकी थी, और वह चीज विक्टर का खून था। मम्मा, ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने सिर हिलाया। हालांकि उसे लगा कि खाना विक्टर के खून से भी कमतर है, फिर भी यह स्वादिष्ट था, इसलिए उसने खाना शुरू कर दिया। अध्याय 909 मेतिस की स्वीकृति। रात्रि भोज के दौरान कानों को सुखद संगीत बज रहा था, तथा वातावरण बहुत ही मधुर और आरामदायक था। स्वर्गीय पिता और एरियल आंतरिक रूप से यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाते कि यह पुराने नरक से बिल्कुल अलग जगह है। वास्तव में वर्तमान नरक की तुलना पुराने नरक से करना अपमानजनक होगा। जीवंत जलवायु, अपनी आर्थिक शक्ति और प्रभाव के साथ सुविकसित समाज, पृथ्वी पर मनुष्यों की तुलना में बेहतर मनोरंजन प्रदान करता है। सब कुछ पूरी तरह से अलग था। नरक में होने के बजाय उन्हें लगता है कि वे एक बिल्कुल अलग ग्रह पर हैं जहां ऐसे प्राणी हैं जो राक्षसों जैसे दिखते हैं। हालांकि यह क्षणभंगुर विचार केवल एक पल के लिए ही आया था। आखिरकार नरक का धुआं उन जैसे प्रकाश प्राणियों से छिपा नहीं सकता था। यद्यपि वे वर्तमान नरक के बारे में काफी जटिल महसूस कर रहे थे, फिर भी वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि वर्तमान नरक पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूतों के गठबंधन में विक्टर के लिए कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है। स्वर्गीय पिता और एरियल पूरी तरह से समझते हैं कि अगर भविष्य में उनसे उच्च स्तर के क्षेत्र के प्राणियों से खतरा न होता, तो विक्टर ने इस गठबंधन को स्वीकार करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। आखिरकार ईमानदारी से कहें तो विक्टर को इस गठबंधन से क्या हासिल होता है? प्रभाव। बेगिन और नेगेटिविटी की दिव्यता रखने वाले व्यक्ति के रूप में उसका अस्तित्व ही उसके हाथों में प्रभाव की बहुत सारी शक्ति देता है। यही बात उसके ड्रैगन नेस्ट नामक गुट के बारे में भी कही जा सकती है। कई प्राणियों से बना एक गुट, जिनमें मुख्य हैं दानव और ड्रैगन। और यह कोई साधारण ड्रैगन जाति नहीं है, बल्कि असली ड्रैगन है जिन्हें ड्रैगन के पूर्वज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अनौपचारिक बातचीत में स्वर्गीय पिता और एरियल जितना अधिक नरक के बारे में सीखते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि उनके पास विक्टर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनका गठबंधन व्यर्थ था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या इसलिए उसने इस सौदे को तुरंत स्वीकार नहीं किया? एरियल इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार अमातेरासु के विपरीत, जिसे उसने तुरंत सहयोगी के रूप में स्वीकार कर लिया था, स्वर्गदूतों को विक्टर द्वारा घर को व्यवस्थित करने के लिए 50 साल की प्रतीक्षा अवधि में रहना होगा। ये शब्द विक्टर द्वारा स्वयं कहे गए थे। उन्हें गहरा गठबंधन बनाने के लिए 50 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और यह अस्वीकार्य था। यद्यपि स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच अच्छे संबंध के कारण वे तुरंत दुश्मन नहीं बनते, फिर भी वे उस भावना पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें कुछ ठोस चीज की आवश्यकता थी। आखिर क्या गारंटी है कि कल विक्टर की भावनाएं बदल जाएंगी और वह स्वर्गदूतों पर हमला करने का फैसला करेगा? भले ही वे इसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे, लेकिन शो में लिलिथ द्वारा स्वर्गदूतों और अपने स्वर्गीय पिता के प्रति अपनी घृणा के बारे में खुलकर बात करने की प्रस्तुति ने यह विचार छोड़ दिया कि राक्षसों में अभी भी स्वर्गदूतों के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं। डॉट डॉट डॉट। जो स्पष्ट था, यहां तक कि देवदूत के मन में भी राक्षसों के प्रति बुरी भावना थी। इतनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता इतनी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती। देवदूत और राक्षस अब युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने नेताओं ने इसकी मनाही की है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें यकीन था कि ये दोनों जातियां युद्ध में होती, और इस काल्पनिक युद्ध में वे पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे। हमें इस गठबंधन के लिए कुछ सार्थक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस एक बिंदु पर एरियल और स्वर्गीय पिता के विचार एकमत थे।
स्वर्गीय पिता को स्पष्ट रूप से पता था कि विक्टर को कुछ ही लोग प्रभावित कर सकते हैं। महिलाएं। उनकी पहले से ही पत्नियां थीं और उनमें से प्रत्येक सुंदर थी। अपनी बेटियों पर भरोसा होने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उनमें क्या कमी है। वह कैसे कह सकता है? वे बहुत रोबोटिक थीं। वे एक बहुत ही जुनूनी पिशाच या उसकी बेटी जैसी ड्रैगन देवी के रूप में दिलचस्प नहीं लगती थी। हालांकि उसकी बेटियों की वर्तमान स्थिति उसकी अपनी गलती के कारण थी। आखिरकार उसे आज्ञाकारी सैनिकों की जरूरत थी जो उसके आदेशों का पालन करेंगे। अल्पावधि में मैं जो एकमात्र महत्वपूर्ण बात कह सकता हूं वह है अच्छाई और बुराई का फल। लेकिन ऐसा निर्णय उस बाघ को और अधिक पंख देने जैसा होगा जो पहले से ही ऊंची उड़ान भर रहा है और तेज गति से उड़ रहा है। फल की छिपी हुई शक्ति के बारे में सोचते हुए वह इस विचार से भीतर से कांप उठे कि यह शक्ति विक्टर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में आ जाएगी। यदि वह फल की शक्ति अच्छाई और बुराई पर नियंत्रण कर ले तो वह वास्तव में और भी अधिक अजेय प्राणी बन जाएगा। इसलिए स्वर्गीय पिता की राय में ऐसा कोई अवशेष देना संभव नहीं था। शायद मुझे अपनी रचनात्मक परियोजनाएं दे देनी चाहिए। आखिरकार वह भी एक सृजनात्मक देवता ही था। यह विचार तुरंत ही उनके दिमाग से गायब हो गया। एक रचनाकार के रूप में वह अपने डिजाइन किसी अन्य रचनाकार को देने में सहज महसूस नहीं करते थे। असहजता की भावना वैसी ही थी जैसे किसी आलीशान इमारत के इंजीनियर ने यह प्रोजेक्ट किसी दूसरे नौसिखिए इंजीनियर को मुफ्त में दे दिया हो। उसे यह नहीं पता था कि विक्टर को वास्तव में उससे किसी परियोजना की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसका नया सहयोगी उसे अपने देवताओं की प्रगति के बारे में जानकारी का उपहार देगा। बातचीत के दौरान इसे छिपाने की कोशिश करने के बावजूद विक्टर आसानी से अपने सामने मौजूद दो प्राणियों की भावनाओं को महसूस कर सकता था। उसे यह समझने के लिए विक्टर जैसे पर्यवेक्षक प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी कि वे किस तरह के विचार रख रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिलिथ की प्रस्तुति का स्वर्गदूतों पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है? इस तरह वे जनसंपर्क करने के लिए और भी अधिक प्रतिबद्ध होंगे। कम से कम वर्तमान सरकार के साथ यह एक वास्तविकता थी। अन्य राक्षसों के लिए ऐसी बात शायद ही दोहराई जाएगी। आखिरकार ये सब केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि विक्टर का सभी राक्षसों पर सख्त नियंत्रण था। यह बुरा लग सकता है, लेकिन स्वर्गदूतों का राक्षसों से बातचीत न करना या सतर्क रहना गलत नहीं है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, और जब अनुबंध करने की बात आती है तो राक्षस चुड़ैलों से भी बदतर हो सकते हैं। एक वास्तविकता जिसे विक्टर ने बदल दिया है और वह सभी को दिखा रहा है। साथ ही वह कहता है, हमें वास्तव में तुम्हारी जरूरत नहीं है। सभ्यता के संदर्भ में वे पहले से ही मजबूत और आत्मनिर्भर थे। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके पास विक्टर जैसे प्राणी थे जो अपनी उंगलियों के एक साधारण झटके से किसी भी सभ्यता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। मास्टर, सब कुछ तैयार है। हेलेना की आवाज मन ही मन सुनकर विक्टर ने एक हल्की सी आंतरिक मुस्कान प्रदर्शित की। अच्छा काम, हेलेना। ये सब आपके लिए है, मास्टर। हेलेना की आवाज से संतुष्टि सुनी जा सकती थी। ये देखकर कि समूह भोज समाप्त कर रहा है, विक्टर बोला, जब आप भोजन कर लें तो क्या आप मेरे राक्षस कमांडर का उत्थान देखना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जरूर। विक्टर के अचानक पूछे गए सवाल से आश्चर्यचकित होकर स्वर्गीय पिता ने सकारात्मक जवाब दिया। इस यात्रा में वह जितनी अधिक जानकारी एकत्र करेगा उसके लिए उतना ही बेहतर होगा, इसलिए उसने मना नहीं किया। और अगर स्वर्गीय पिता चले गए तो उनके अंगरक्षक एरियल भी चले जाएंगे। आखिरकार उसे इस आदमी की रक्षा करनी है। जब उसे ये तथ्य याद आया तो वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगी। नरक में तुरंत आने के उसके अचानक निर्णय के कारण हम बिना किसी सुरक्षा के हैं। यदि यह आदमी कुछ करने का निर्णय ले लेता तो वे पूरी तरह से असहाय हो जाते। डॉट डॉट डॉट। यद्यपि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह कुछ भी कर सकता था और अधिकांश प्राणी उसे रोकने में पूरी तरह से असमर्थ होते। विक्टर वर्तमान में इस क्षेत्र में सबसे मजबूत अस्तित्वों में से एक था और उसके व्यक्तित्व के अनुसार वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जब तक कि वे उसे पहले उकसाए नहीं। लेकिन एरियल उस पर भरोसा नहीं करेगी। आखिरकार वह एक जनरल है और उसे अपने पिता की रक्षा करनी है, इसलिए वह सुरक्षित खेलना पसंद करती है। अविश्वास और जिम्मेदारी के विचारों के बीच वह अनजाने में ही भोजन को अपने मुंह में डालते समय कह उठी।
आह, ये भोजन वास्तव में बहुत अच्छा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वास्तव में नरक का भोजन पसंद आएगा। इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। वास्तव में दुनिया में कुछ पूरी तरह से गलत है। इस असामान्य प्राणी की उपस्थिति के कारण सभी सामान्य ज्ञान खिड़की से बाहर फेंक दिए गए हैं। एरियल विक्टर पर अपनी दिव्य आंखें सिकोड़ती है। जवाब में विक्टर स्वाभाविक रूप से मुस्कुराता है, एक मुस्कान जो उदारता के गुण को उसके आंतरिक विचारों पर थोड़ा शर्मिंदा करती है। आखिरकार जब विक्टर उनके साथ उदारता से पेश आ रहा था, तो वह इस रवैये का जवाब अविश्वास के साथ दे रही थी। विक्टर का पीछा करते हुए राक्षस राजा के महल की ओर बढ़ते हुए समूह विचलित दृष्टि से दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वर्तमान में वे शहर के ऊपर काफी धीमी गति से तैर रहे थे, ये कहने के बावजूद कि उसे अपने कमांडर के संबंध में कुछ करना है। विक्टर ने उतनी जल्दबाजी नहीं की जितनी कि उन्होंने उम्मीद की थी। इसके बजाय वह सभी को अपना शहर दिखाने के लिए काफी धीरे धीरे चला। एक ऐसा इशारा जिसे एरियल ने एक बार फिर नोटिस किया, और इससे उसे विक्टर के लिए बुरे विचार रखने पर बुरा महसूस हुआ, जबकि वह इतना अच्छा मेजबान था। जब उसने उसके और राक्षसों के रवैये की तुलना स्वर्गदूतों के रवैये से की। शानदार आतिथ्य, अच्छे भोजन, अद्भुत शहर। स्वर्गदूतों ने विक्टर पर बंदूक तान दी थी। इसकी तुलना में वह भाग्यशाली थी कि उस समय आसमान में आग नहीं लगी थी। दोनों की तुलना करने के बाद वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि आकाश इतना भयानक क्यों लग रहा है। क्या यह इसके विपरीत नहीं होना चाहिए? अपने संतुष्ट पेट के कारण वह बस एक साधारण तथ्य भूल गई। विक्टर अचानक आकाश में प्रकट हुआ और इस प्रकार सभी को संभावित दुश्मन की चेतावनी दी। स्वर्गदूतों की प्रतिक्रिया गलत नहीं थी। ऐसी प्रतिक्रिया तब भी संभव थी जब कोई देवदूत बिना किसी चेतावनी के राक्षसों के क्षेत्र पर आक्रमण करता। लेकिन अपनी संतुष्टि की स्थिति के कारण, विक्टर के प्रति अपने विचारों के कारण, वह इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गई। अध्याय 910 मेटिस की स्वीकृति 2। जैसे ही वे राक्षस राजा के महल में पहुंचे, विक्टर धीरे से जमीन पर उतरा। आओ, मेरे पीछे आओ, उसने महल के अंदर चलना शुरू करते हुए आदेश दिया। महल में प्रवेश करते ही पहली बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि वहां सब कुछ सचमुच बहुत बड़ा था। एक असली ड्रैगन इस स्थान पर आसानी से समा सकता था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि केवल मार्ग के क्षेत्रों में ही सब कुछ विशाल था, और कुछ कमरों को ड्रैगन के विशाल आकार में सोने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि बाकी संपत्ति को छोटे आकार में बनाया गया था। राक्षस राजा का संपूर्ण महल विक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसका अर्थ था कि उसकी पसंद की हर चीज यहां मौजूद थी। कट्टर राक्षसों के समर्पण को कम मत समझिए। जब अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बात आती है तो वे विभिन्न जातियों से भी अधिक सावधान हो सकते हैं। आखिरकार उन्हें किसी कारण से ही इच्छाधारी प्राणी कहा जाता है। अतीत के विपरीत, राक्षस राजा के महल ने भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कई विशाल ड्रैगन को आराम से रखना कोई आसान काम नहीं था। अबादोन के अधिकांश पूर्वी हिस्से का उपयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। इस जगह के इतने बड़े होने के बावजूद, विक्टर को एहसास हुआ कि उसकी दानवियों ने इसे ज्यादा नहीं बनाया है, और उन्होंने इस जगह को उसके समूह के सभी ड्रैगन को रखने के उद्देश्य से पर्याप्त बड़ा बना दिया था। विक्टर आसानी से इसका कारण समझ सकता था। मेरे परिवार के अधिकांश लोग नरक जैसी निराशाजनक जगह की अपेक्षा मेरी निजी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, जो गर्म और सुंदर है। यह तथ्य स्वयं राक्षसियों द्वारा भी साझा किया गया था। भले ही वे राक्षस थीं, लेकिन वे इस नारकीय क्षेत्र के अपरिवर्तनीय आकाश को देखकर ऊब महसूस करती थीं। इसके अलावा, जब वे विक्टर की आंतरिक दुनिया में थे, तो उन्हें अपनेपन का एहसास ज्यादा मजबूत हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्टर की आंतरिक दुनिया विक्टर की आत्मा के भीतर गहराई में स्थित थी और उसकी अपनी शक्ति से बनी हुई थी। लेकिन ऐसा महसूस करने और इसके बारे में जागरूक होने के बावजूद, उन्होंने फिर भी महल को उन्नत किया। आखिरकार, बहुत अधिक सावधानी कभी भी अनावश्यक नहीं होती। दानव महल न केवल दानव राजा का घर था, बल्कि दानवों के लिए एक प्रदर्शन भी था। एबरडॉन का दौरा करते समय सबसे पहले राक्षस महल को देखते थे, और जब वे महल के विशाल आकार को देखते थे, तो उन्हें एहसास होता था कि विक्टर का मुख्य शरीर कितना बड़ा था। सिंहासन कक्ष में पहुंचते ही दरवाजे अपने आप खुल गए और अंधेरा कमरा बैंगनी रंग से जगमगाने लगा। सिंहासन के सामने दो जुड़वां राक्षस खड़े थे जो खतरनाक आभा बिखेर रहे थे।
विक्टर को देखते ही दोनों राक्षस तुरंत गहरी श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, अत्याचारी दानव राजा विक्टर अलुकार्ड वापस आ गया है, जहाल और अल्बू ने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। यहाँ के सभी निवासियों को राजा की उपस्थिति के बारे में सचेत कर रही थी और आगे होने वाली औपचारिकताओं का संकेत दे रही थी। उठो, विक्टर ने आदेश दिया और राक्षसों ने उसका पालन करने की पूरी कोशिश की। वे खड़े होकर विक्टर की ओर देखने लगे। आप कैसे हैं, मेरे सेवकों? मुझे आपको देखे हुए काफी समय हो गया है, विक्टर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। भूरे रंग की चमड़ी वाले जुड़वा राक्षस ने अपने और अपने भाई के लिए कहा, महाराज, हम बहुत अच्छे हैं, यह आपकी असाधारण क्षमताओं के कारण है। दोनों राक्षसों की आंखों में शुद्ध कट्टरता देखी जा सकती थी। मम्मा, जानकर अच्छा लगा। हम इस जटिल बातचीत को बाद के लिए छोड़ देंगे। अभी के लिए कृपया मेरे मेहमानों और बेटियों से अपना परिचय दें। मुझे यकीन है कि वे आपसे परिचित नहीं हैं। स्वर्गीय पिता और एरियल को अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोकना पड़ा। वे इन राक्षसों को कैसे नहीं पहचान सकते थे? वे जितने प्राचीन थे, राक्षस जो कभी नरक से बाहर नहीं निकले और नरक के पिछले शासकों से ज्यादा खतरनाक थे। जहाल और अल्बू इस भगवान द्वारा त्यागी गई भूमि पर मौजूद थे, क्योंकि यह बिना किसी संरचना के एक बंजर भूमि के अलावा कुछ भी नहीं था। इन राक्षसों के प्रकट होने से विक्टर के बारे में स्वर्गीय पिता और एरियल में सतर्कता का स्तर बढ़ गया। इसका कारण, वे इन दो राक्षसों के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। अन्य राक्षसों के विपरीत, ये दोनों प्राणी चाहे तो गुप्त रह सकते थे, और उनका एकमात्र जुनून नरक को नरक ही बनाए रखना था, किसी अन्य चीज की परवाह नहीं करना था। लेकिन जाहिर है, अब ऐसा नहीं था। इन प्राचीन राक्षसों की आंखों में शुद्ध भक्ति ने एरियल और स्वर्गीय पिता को नरक के प्रति उनके वर्तमान दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ बता दिया। वे विक्टर के शासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। मैं जहाल हूं, भूरे रंग की चमड़ी वाला राक्षस बोला। मैं अल्बू हूं, लाल चमड़ी वाला राक्षस बोला। उन्होंने नीरो, मेतिस और ओफिस से कहा, हम नरक के बुजुर्ग हैं। राजकुमारियों, अत्याचारी दानव राजा के महल में आपका स्वागत है। पी राजकुमारी। नीरो और मेतिस हकलाए, लेकिन अलग अलग कारणों से। मेटिस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वह राजकुमारी कहलाने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। उसे पहले रानी कहा जाता था, अब वह राजकुमारी क्यों है? क्या ये पदावनति नहीं थी? हालांकि मुझे डैडी की छोटी राजकुमारी बनने में कोई आपत्ति नहीं है। हे, वह मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन फिर उसने इन घुसपैठिया विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिला दिया। दूसरी ओर नीरो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने इस तरह से व्यवहार किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार वह कोई राक्षस नहीं थी। दूसरी ओर ओफिस ने ये सब सहजता से स्वीकार कर लिया। वह विक्टर की बेटी थी, और अगर उसका पिता राजा था, तो वह राजकुमारी ही होगी, है ना? शुक्रिया, ओफिस ने सिर हिलाया। मैं ओफिस हूँ। हम जानते हैं, दोनों राक्षसों ने एक साथ कहा। उनके चेहरों पर एक सौम्य मुस्कान थी, जो उनके राक्षसी रूपों के कारण काफी दुष्ट लग रही थी। लेकिन ओफिस दूसरों को उनके दिखावे से आंकने वालों में से नहीं थी। आखिरकार उसने अपने अद्भुत पिता से ये सब सीखा था। तो उसने सहमति में सिर हिला दिया। ओफिस हमेशा से कम बोलने वाली लड़की थी, इसलिए उसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया सामान्य थी। इस संक्षिप्त बातचीत से नीरो की हैरानी अचानक बाहर आए और वह भ्रमित होकर बोली, लेकिन मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैं राजकुमारी कैसे हो सकती हूं? तुम राक्षस राजा की बेटी हो, चाहे तुम्हारी जाति कुछ भी हो, या तुम उसकी आत्मा और सार से पैदा हुई उसकी रक्तपुत्री हो या नहीं। जिस क्षण से राक्षस राजा ने तुम्हें अपनी बेटी घोषित किया है, तुम तब तक उसकी बेटी हो जब तक वह अन्यथा घोषित नहीं करता, अल्बू ने एक तथ्य के रूप में कहा। नरक में राक्षस राजा का वचन पूर्ण था। अगर उसने तय किया कि कल से बायां दायां होगा और दायां बायां होगा, तो उसकी इच्छा का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सामान्य बुद्धि के विरुद्ध है या नहीं। आपके राजा की इच्छा नहीं, आपके भगवान की इच्छा पूरी होगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हो। इन दोनों का समर्पण इतना महान था कि एक पल के लिए स्वर्गीय पिता को लगा कि वह माइकल को देख रहे हैं, उनका बेटा जो युद्ध में मारा गया था, एक ऐसा तथ्य जो आज भी उन्हें दुखी करता है। माइकल और गैब्रियल का खो जाना सभी स्वर्गदूतों के लिए एक बड़ा सदमा था।
उनकी मृत्यु की विधि के कारण, जिसमें अनिवार्य रूप से अपनी आत्माओं का बलिदान करके डायब्लो को संतुलन को बिगाड़ने वाले प्राणी में बदलना शामिल था, उसके लिए अपने दोनों बेटों को पुनर्जीवित करना असंभव था, भले ही वह चाहता हो। ओह धन्यवाद, मुझे लगता है, नीरो ने जवाब दिया, इतनी गहन निष्ठा के सामने वह थोड़ा उलझन में था। ऑफिस, नीरो और मेटिस। अपने पिता की पुकार सुनकर तीनों बेटियों ने विक्टर की ओर देखा। अगर भविष्य में मैं या तुम्हारी माँ में से कोई भी मौजूद न हो, तो तुम्हें अल्बू और जहाल की मदद लेनी चाहिए। अन्य राक्षसों की तरह ये प्राचीन राक्षस भी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ये सब विक्टर के हस्तक्षेप की बदौलत हुआ। वर्तमान में वे पूरी तरह से प्रशिक्षित दूसरी पीढ़ी के आदिम देवताओं के स्तर पर थे, और भविष्य में विक्टर द्वारा उन्हें दिए जाने वाले विनाश के आशीर्वाद के साथ वे पहली पीढ़ी के आदिम देवताओं के स्तर तक पहुंच जाएंगे। वे निस्संदेह नरक के सबसे शक्तिशाली राक्षस थे। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, और ऑफिस, नीरो और मेटिस की भुजाओं पर लाल रंग की छाया वाला एक काला जादुई चक्र दिखाई दिया। तुम मेरी सबसे बड़ी बेटियां हो, इसलिए अपनी अन्य बहनों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। क्या हम समझ गए? हाँ पिताजी, नीरो ने गंभीरता से सिर हिलाया, वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ पिताजी, मेटिस ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने जादुई घेरे को जटिल भाव से देखा। एक तरफ वह अपने पिता के भरोसे से बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि एक परिपक्व महिला के रूप में जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, भले ही उसे उसकी याद न हो, किसी और की बेटी बनकर रह जाना काफी भ्रमित करने वाला था। हालांकि अंदर से वह बहुत खुश थी, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उफ, मुझे इन भावनाओं को स्वीकार करना होगा। मैं हर समय इतना भ्रमित नहीं रह सकता, मेटिस ने गंभीरता से सोचा। उसके पिता यहाँ थे, उसे कुछ महत्वपूर्ण काम सौंप रहे थे। वह इतनी अनिश्चितता नहीं दिखा सकती थी, उसे पहले कभी संदेह नहीं हुआ था। वह हमेशा से एक निर्णायक महिला रही है, तो वह इतनी सरल बात पर क्यों हिचकिचा रही थी? उसने आत्मचिढ़ में सोचा। पिछली मेटिस, उसकी यादें होने के बावजूद, मैं स्पष्ट रूप से वह नहीं हूं। मैं तब मर गई जब उस कमीने ने मुझे धोखा दिया, और मैं डैडी की आत्मा के माध्यम से पुनर्जन्म लिया, कुछ और बन गई। बेहतर, मेरी आत्मा पुरानी है, और साथ ही नई भी। ये द्वंद्व हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन अंत में, मैं मेटिस बनूंगी, ज्ञान की ड्रैगन देवी, विक्टर अलुकार्ड की बेटी, अराजकता ड्रैगन देवता। बस इसी आत्मचिंतन और स्वीकृति के साथ, मेटिस की आत्मा, जो नए भागों के साथ विलय करने के लिए संघर्ष कर रही थी, ने विलय की धीमी प्रक्रिया शुरू कर दी। एक सूक्ष्म परिवर्तन, लेकिन एक ऐसा परिवर्तन जो विक्टर की आंखों से नहीं बच पाया। विक्टर मन ही मन मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो गई है। वह मेटिस की अनिश्चितताओं को मिटाने में कामयाब रहा। विक्टर अलुकार्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जो काम को आधे अधूरे ढंग से नहीं करते थे। जब वह गठबंधन के बहाने स्वर्गीय पिता को जगह दिखा रहे थे, तो वह कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा कर रहे थे। ऑफिस के चेहरे को देखते हुए विक्टर ने सोचा, कड़ी मेहनत मत करो, होशियारी से काम करो। उसकी सभी बेटियों में से वह अकेली ऐसी थी जिसका उसके साथ कोई रक्त या आत्मा का संबंध नहीं था, जैसे मेटिस और नीरो का। यद्यपि इस तथ्य ने ऑफिस के बारे में उनकी राय को जरा भी प्रभावित नहीं किया, वो उनकी बेटी थी, और यह बात कभी नहीं बदलेगी। ओ अन्य बहनें, बड़ी बहन। विक्टर के शब्दों को सुनकर ऑफिस ने चौंक कर कहा, भविष्य के बारे में सोचते हुए, जब वो छोटी बहन नहीं बल्कि बड़ी बहन होगी। ऑफिस के लिए, जो हमेशा छोटी बहन रही थी, यह उसके कानों के लिए जीत की तरह था, इसलिए उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मम, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। अच्छा, जैसा कि मेरी बेटियों से उम्मीद थी, उन्होंने सचमुच प्रसन्न होकर कहा, जिससे स्वर्गीय पिता एरियल और यहाँ तक कि मेटिस और नीरो भी आश्चर्यचकित हो गए। ये सचमुच अनुचित था कि जब वह मुस्कुराता था तो कितना सुंदर दिखता था, वे सोचने से खुद को रोक नहीं पाते थे। स्वर्गीय पिता ने इस करिश्माई व्यक्ति के सामने बस अपना सिर हिलाया। भले ही उसने कई बेतुकी चीजें देखी थीं, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से विक्टर को नापसंद नहीं कर सकता था। आखिरकार, विक्टर ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसका विरोध हो। उसके सभी पिछले विचार केवल उसका भ्रम थे, और एक नेता के रूप में उसके विचार उस पर हावी हो रहे थे। मुझे छुट्टी चाहिए, स्वर्गीय पिता ने सोचा।
सक्कुबस और मनोरंजन क्षेत्र एक अच्छी जगह है, मुझे बस अपना भेष बदलने की जरूरत है। सृष्टि के देवता के रूप में उनके लिए अपना भेष बदलना बहुत आसान था। स्वर्गीय पिता ने अपनी छुट्टियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, एक ऐसा निर्णय जो भविष्य में स्वर्गदूतों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता था।